हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। हमने कल अपनी वीडियो में जो है बीपीएससी का पूरा ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें हमने पूरे एकदम सीरियल से अपने सारे टॉपिक आपकी या सारे यूनिट समझाए थे, और उसी यूनिट के अकॉर्डिंग आज हम आपकी क्लास जो है लेकर आए हैं, जो कि हमको कुछ बच्चों ने कमेंट किया था। उस आधार पे हमने आज अपनी पहली क्लास बीपीएससी की स्पेशल रखी है, जिसमें देखिए हमने सबसे पहले आपके सारे टॉपिक लिख दिए हैं। आप उसको मिला लीजिएगा। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने सारे 5-5 क्वेश्चन की सीरीज बना दी है। पहला हमारा टॉपिक है आहार और पोषण, दूसरा है बाल विकास, फिर है आहारिकी, फिर वस्त्र और परिधान, फिर बाल मनोविज्ञान, फिर है पारिवारिक गतिकी। फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हमारे पहले टॉपिक का आज का पहला प्रश्न है फसाई की स्थापना व लागू। तो जो है स्थापना 2011 व लागू जो है हुआ था 2006 में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कोबाल्ट किसका संरचनात्मक घटक है। तो यह कोबाल्ट हमारा साइनोकोबाल्मिन या हम कह सकते हैं विटामिन B12 का घटक है, और जो है इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाती है, जिसको रक्तअल्पता वह जो है कहते हैं। और इसी में हमारी एनीमिया भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है विटामिन B12 से, जिसको जो है कहते हैं परनीशियस, और एक होती है विटामिन B9 से, जिसका फोलिक एसिड नाम है। इसकी होती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। और भारत में हमारी ये जो है यह कुपोषण कह सकते हैं, यह रोग का जो है बहुत ही ज़्यादा भार हमारा भारत उठा रहा है। फिर इसके बाद आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीएमआर के भोज समूह जिन्होंने दिए हैं, कितने भोज समूह? 5 भोज समूह आईसीएमआर ने दिए हैं, जिसके चौथे नंबर पर क्या आता है। तो देखिए इस तरह से 2 प्रश्न तैयार हुए। कितने दिए हैं? तो 5 दिए हैं। चौथे नंबर पर हमारा आता है अनाज व मिलेट, या हम कह सकते हैं सीरियल, अपने अनाज मिलेट, जिनसे हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। और वो हमारा दैनिक आहार में प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति की थाली में कितना होता है? 60 से 70% तक की लगभग कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं अपनी दैनिक मात्रा में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है किसी खाद्य के पोषण मूल्य नहीं होते हैं। किस खाद्य के पोषण मूल्य नहीं होते हैं? और जबकि इनको हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे नहीं होते हैं रफेज में, या हम कह सकते हैं फाइबर में। लेकिन इनको ग्रहण करने का हमारा लाभ ये है कि ये हमारे आंतों के क्रमांचकन को बढ़ा देते हैं, जिससे कि पेट हमारा साफ हो जाता है। और परंतु इसमें कोई भी हमारे पोषण मूल्य नहीं होते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है RDA 2020 के अनुसार महिला और पुरुष का वजन कितना निर्धारित किया गया है। तो यह जो है महिला का वजन हो जाएगा 55 और पुरुष का वजन हो जाएगा 65 किलो। और ये जबकि 2010 के अनुसार था, पुरुष का वजन था 60 और महिला का वजन था 50 किलो, जिसमें जो है 5-5 किलो वजन बढ़ा दिया गया है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अगले टॉपिक से एरिक एरिक्सन के अनुसार जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं। तो यह जीवन चक्र की 8 अवस्थाएं एरिक एरिक्सन ने बताई है, और ये मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं एरिक एरिक्सन। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है। तो ये हमारे फ्रोबल महोदय हैं, जो कि एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली को बनाया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। जिस तरह से छोटे छोटे फूलों का बगीचा होता है, वैसे ही बच्चों के बगीचे के रूप में इस प्रणाली का इन्होंने स्थापना की। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है संवेदीगामक अवस्था है। तो संवेदीगामक अवस्था कब से कब तक है? तो यह 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है, और यह अवस्था बताई है जीन पियाजे महोदय ने। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उसी में से एक अवस्था ये संवेदीगामक अवस्था हमारी है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा लिबिडो का संबंध है। तो ये किससे संबंध है लिबिडो का? तो ये मनोलैंगिक ऊर्जा से इसका संबंध है, जिसके प्रतिपादक हैं फ्रायड, या हम कह सकते हैं सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह किसने कहा है? तो यह बंकिंघम महोदय ने कहा है। फिर आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न अगले टॉपिक से। रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने वाला आहार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रोगी को जो चिकित्सीय अवस्था में
डॉक्टर के द्वारा बताया गया आहार जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वह संशोधित, आपके पास जो भी ऑप्शन होंगे उसमें आपको चूज करना होगा संशोधित आहार, क्योंकि हम जो दैनिक आहार लेते हैं उसमें जब हम किसी रोग में या रोग की अवस्था में होते हैं तो उसमें संशोधन ज़रूर होता है, तभी हम उस रोग से मुक्त पा पाएंगे, तो इसलिए उसको कहते हैं संशोधित आहार। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पालक में कौन सा गैर पोषक तत्व उपस्थित रहता है? इसमें ऑक्सलेट उपस्थित होता है, इसीलिए लोग जो है पालक के सेवन से बचते हैं, क्योंकि ये जो है पालक में गैर पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं ऑक्सलेट के रूप में, और जिससे कि हमारी किडनी में स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में हमारे यकृत प्रभावित होता है, या यकृत की हम कह सकते हैं लीवर प्रभावित होता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया व टेटनस का पहला टीका किस उम्र में लगवाया जाता है? तो यह पहला टीका 10 वर्ष की उम्र में लगवाया जाता है, और यह टीका गर्भवती महिलाओं को भी लगाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दाल में प्रोटीन व वसा की मात्रा, तो कितनी होती है प्रोटीन व वसा की मात्रा? तो प्रोटीन की मात्रा होती है 20 से 25% व वसा की मात्रा होती है 1 से 2% तक की होती है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगले टॉपिक से हम देखते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है वस्त्र एवं परिधान। इसका पहला प्रश्न हमारा, कच्चे टाके के समान कढ़ाई होती है? तो कच्चे टाके के समान हमारी कौन सी कढ़ाई होती है? रनिंग स्टिच कहलाती है, या रनिंग धागा, हम रनिंग कढ़ाई कह सकते हैं, और ये कच्चे टाके के समान बिल्कुल दिखती है। और इसका प्रमुख उदाहरण है, जैसे हम साड़ी में फाल लगाते हैं या किसी चीज़ को सिलते हैं, तो उसमें पहले हम हाथ से बड़ा बड़ा टाका लगा लेते हैं, उसके बाद जब स्थायी सिलाई हो जाती है तो उसको हम उधेड़ देते हैं, और इसलिए इस टाके को हम अस्थायी सिलाई भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लघु आकार के तंतु होते हैं, तो वह कितने होते हैं? 125 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक की होते हैं, और इनको स्टेपल धागे भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है? तो यह मेरिनो भेड़ पाई जाती है, और इससे प्राप्त ऊन सर्वोत्तम किस्म का ऊन होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तंतु की संगठित क्षमता है, तो तंतु की संगठित क्षमता क्या कहलाती है? तो ये हमारी क्षमता सटने का गुण कहलाती है। जैसे देखिए, इसका पहला उदाहरण है हमारा, प्रमुख उदाहरण कह सकते हैं कपास। देखिए, जब हमें प्राप्त होता है कपास प्राकृतिक रूप में, तो इसमें हम ट्विस्ट करते हैं, जो धागा होता है उसको देखिए हथेली पर रगड़ करके बाती के फार्म में बना देते हैं, और जब ये सटने का गुण होता है, इसी से एक बॉन्ड रहता है, जिससे कि हमारे कपड़े की मजबूती रहती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सलमा वर्क कहाँ की कढ़ाई है? तो यह सलमा वर्क हमारी राजस्थान के एक शहर है जयपुर, वहाँ की कढ़ाई है। इसमें हीरे मोती का और लड़ियों का काम होता है। इस प्रकार से मतलब कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सजावट का एक प्रश्न बन सकता है कि जैसे सजावट 2 प्रकार से होती है, एक पैटर्न पर सीधे होती है, और एक जब वस्त्र तैयार हो जाता है तो ऊपरी अलंकृत चीज़ों से सजावट की जाती है, तो जो है सलमा वर्क उसी के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों की बुद्धिलब्धि जब 90 से 110 होए तो वो कहलाती है? तो वह सामान्य बुद्धि कहलाती है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष के लिए है, या कितने वर्ष के बच्चों के लिए होती है? तो यह अधिनियम जब लागू किया गया तो इसकी बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष तक की निर्धारित की गई, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है? तो जब गर्भ में निर्माण होता है तो सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, IQ ज्ञात करने का, या बुद्धिलब्धि कह सकते हैं, बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र हमारा है मानसिक आयु MS मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 का जो है हमारा ये सूत्र कहलाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि मापक के जन्मदाता, या इस जो है इसके मापक के जन्मदाता कौन है? तो वो
तरमन महोदय हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है परिवार की और परिवार गतिकी से प्रश्न हमारा है, परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है किसने? तो यह मैक्स मूलर महोदय ने कहा है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है। तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो वो हमारा परिवार होता है। और उसकी पहली शिक्षिका कौन होती है? तो उसकी पहली शिक्षिका बालक की माँ होती है। बालक का एक परिवार में रहकर, समाज में रहकर ही समाजीकरण प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 18 मई 1955 को लागू हुआ। फिर अगला प्रश्न है, भारत में विवाह की कानूनी उम्र कितनी है? तो यह 18 वर्ष लड़की की उम्र निर्धारित की गई है, वह 21 वर्ष लड़के की उम्र निर्धारित की गई है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, स्पेशल मैरिज एक्ट अधिनियम कब आया? तो यह आया था 1954 में। फिर इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा भी आपको आज के प्रश्न लगे हैं तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा। और अगर कहीं पर कोई आपको कम समझ में आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो वो भी आप हमको कमेंट करके बताइएगा। या फिर आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने हमको सुझाव बताइएगा, उस अकॉर्डिंग हम प्रयास करेंगे आपको और बेहतर से बेहतर समझाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।